आज के लेक्चर में हम एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे जिसका नाम है समतल यानी प्लेन। और इसका हम आज पहला पार्ट पढ़ेंगे। इससे पिछले चैप्टर में हमने अंतरिक्ष में बिंदु द पॉइंट इन स्पेस को डिस्कस किया था और उसको हमने 4 भागों में बांटकर समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो हम समतल के बारे में पढ़ेंगे। समतल के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ डेफिनेशन है, कुछ इक्वेशंस हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, समतल के बारे में पढ़ते हैं पहले। यदि किसी पृष्ठ यानी सरफेस पर 2 बिंदु लिए जाएं, ठीक है, तथा उन 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा पूरी तरह उसी पृष्ठ में हो तो वह समतल कहलाता है। ठीक है, तो वह समतल कहलाता है। यानी कोई पृष्ठ है, कोई सरफेस है और उसी सरफेस पर हम 2 बिंदु ऐसे ले लें जो उन 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा हो वो पूरी तरीके से उसी सरफेस में होनी चाहिए। ठीक है, तो वह समतल कहलाता है। अब बात करेंगे अभिलंब यानी नॉर्मल की। कह रहे हैं एक सरल रेखा जो किसी समतल की प्रत्येक रेखा पर लंब हो उसे समतल पर लंब कहते हैं। किसी एक समतल के अभिलंब परस्पर समानांतर होते हैं। ठीक है, एक सरल रेखा है जो किसी समतल की प्रत्येक रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, और उस समतल पर लंब कहते हैं उसको। किसी एक समतल के अभिलंब जो होंगे यानी जो नॉर्मल होंगे उसके एक से ज़्यादा अगर हम अभिलंब खींचेंगे तो एक से ज़्यादा जो अभिलंब हम खींचेंगे वो सभी आपस में क्या होंगे, परस्पर पैरेलल हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम समतल का व्यापक समीकरण यानी जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ठीक है, तो कह रहे हैं एक्स वाई तथा जेड में कोई भी एक घातीय यानी फर्स्ट डिग्री समीकरण एक समतल को प्रदर्शित करती है। ठीक है, और वो समीकरण कैसे होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0 समतल का व्यापक समीकरण है। ये हम याद कर लेंगे कि समतल का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। यहाँ पर जहाँ ए बी सी और डी कैसी हैं, अचर राशियाँ हैं और ए बी सी 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी नॉन ज़ीरो राशियाँ हैं ये। अब इसमें एक नोट देख लेते हैं कि ए बी सी समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात हैं। यहाँ पर जो ए बी और सी दिख रहे हैं हमको, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ए बी सी दिक् अनुपात को डिनोट करते हैं ए बी सी से। तो यहाँ पर जो ये ए बी और सी हैं ये हमारे समतल का जो अभिलंब है उस अभिलंब के क्या हैं, दिक् अनुपात हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे निर्देशांक समतलों के समीकरण। ठीक है, निर्देशांक समतलों के समीकरण जो होते हैं, एक्स वाई समतल का जो समीकरण होगा वो होगा z बराबर 0, बाई जेड समतल का जो समीकरण होगा वो होगा x बराबर 0 और एक्स जेड समतल का जो समीकरण होगा वो होगा y बराबर 0। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट, निर्देशांक अक्षों के समानांतर समतलों का समीकरण। ठीक है, जो एक्सिस हैं उनके पैरेलल समतलों का समीकरण यानी इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहला है एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण। यदि कहीं पर हमें ये लिखना पड़ जाए कि एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण, तो उसका इक्वेशन होता है बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। यानी एक्स वाला जो हमारा टर्म है वो हट जाएगा, 0 हो जाएगा। वाई अक्ष के समांतर समतल का समीकरण ए एक्स और ये बीच वाला जो बी वाई है वो हट जाएगा, ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। आगे बात समझ में। तीसरा है जेड अक्ष के समांतर समतल का समीकरण यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड हट जाएगा तो डी बराबर 0। क्लियर, अगला पॉइंट देखते हैं,
निर्देशांक समतलों के समांतर समतलों के समीकरण, ठीक है। निर्देशांक समतलों के समांतर समतलों के समीकरण क्या होंगे? एक्स वाई समतल के समांतर तथा जेड अक्ष से सी दूरी पर समतल का समीकरण होगा जेड बराबर सी। इसी प्रकार वाई जेड समतल के समांतर एक्स अक्ष से ए दूरी पर समतल का समीकरण होगा एक्स बराबर ए, ठीक है। थर्ड होगा एक्स जेड समतल के समांतर तथा वाई अक्ष से बी दूरी पर समतल का समीकरण होगा वाई बराबर बी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अगला देखते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका, कह रहे हैं मूल बिंदु 0,0,0 से गुजरने वाले समतल का जो समीकरण है वो कितना होगा। तो हम लिखेंगे समतल का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, ये हम जानते हैं। अब वो कह रहा है किससे गुजर रहा है? मूल बिंदु से। जब मूल बिंदु से गुजर रहा है तो बस हमें एक्स वाई जेड की जगह पे 0 0 लगा देना है। तो 0, ये सब 0 हो जाएंगे तीनों टर्म, प्लस डी बराबर आ जाएगा 0। अब इस डी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में लगा देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और इस डी की जगह पे 0। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अब यहाँ पर हमने बात की कि कोई समतल का जो समीकरण है वो मूल बिंदु से गुजर रहा है। यहाँ हम बात करेंगे कि बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 और z1, ठीक है। यानी कोई भी बिंदु हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, तो उससे अगर कोई समतल गुजर रहा है तो उसका समीकरण हम निकालेंगे। लिखेंगे माना समतल का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अब कह रहे हैं कि समतल बिंदु x1 y1 z1 से गुजरता है ना। तो एक्स वाई जेड की जगह पे वो बिंदु लगा देंगे हम, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बराबर 0। तो वही यहाँ हमने लिख दिया, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बराबर 0। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। जब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे हम तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस ए एक्स वन, यहाँ लिख दिया हमने, इसमें से इसको हटा दिया और इक्वल में दोनों के 0 हैं। तो ए एक्स में से ए एक्स वन को हटा देंगे हम और उसमें से ए को कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा ए ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन, ये बी वाई प्लस ये है बी वाई वन, यहाँ से हम बी को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा बाई माइनस का बाई वन, ऐसे ही प्लस सी जेड माइनस का जेड वन, और डी जब क्या होगा ब्रैकेट खुलेगा तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि किसी बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाले समतल का जो समीकरण होगा वो होगा ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन बराबर 0। आगे बात समझ में? ठीक है। अगला पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण, ठीक है। हमने एक बिंदु से गुजरने वाले समतल की बात की, हम बात कर रहे हैं 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ठीक है। हमें वो 3 बिंदु दे दें और बोले कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इन 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये 3 बिंदु हमने मान लिए x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो ये हमें याद रखना होगा। सबसे पहले x माइनस एक्स वन लिखेंगे हम, ठीक है। उसके नीचे x2 माइनस एक्स वन, x3 माइनस एक्स वन, क्लियर। ऐसे ही y माइनस वाई वन लिखेंगे, पहले y लिखेंगे फिर माइनस वाई वन, फिर y2 माइनस वाई वन, y3 माइनस वाई वन। सिमिलरली z माइनस जेड वन, z2 माइनस जेड वन, z3 माइनस जेड वन, ठीक है, और इक्वल में 0। और इसका ले लेंगे हम सारणिक, यानी इस वैल्यू का सारणिक मान जो होगा, इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी, ठीक है। अगला देखते हैं,
समतल का अंताखंड रूपी समीकरण यानी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ठीक है, तो इसका अंताखंड रूप जो होगा वो हमें निकालना है। कह रहे हैं माना समतल निर्देशांक अक्षों को मूल बिंदु O से A, B और C दूरियों पर काटता है। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो ये O ये मूल बिंदु है। तो हम कह रहे हैं कि समतल निर्देशांक अक्षों को मूल बिंदु से, ये दूरी है A, इधर की दूरी कितनी है A, तो x एक्सिस पर हम A दूरी चलेंगे और y और z पर 0, तो y का कोऑर्डिनेट 0, z का कोऑर्डिनेट 0। सेम इसी तरह हम B पर चलेंगे इधर, तो x का कोऑर्डिनेट 0 और y का कोऑर्डिनेट 1 B और z का कोऑर्डिनेट 0। सिमिलरली z की तरफ चलेंगे तो x का 0, y 0 और z का कोऑर्डिनेट C हो जाएगा। ठीक है, तो A, B और C दूरियों पर काटने की बात कर रहा है, x अक्ष पर वो A दूरी पर काटने की बात कर रहा है, तो यहाँ A हो जाएगा, बाकी दोनों 0। y अक्ष पर B पर काटता है, B दूरी पर, तो y अक्ष में B हो जाएगा, बाकी दोनों 0। सेम यहाँ पर C दूरी पर काटता है तो C हो जाएगा और बाकी के दोनों 0 हो जाएंगे। आगे बात समझ में। तो इसका फॉर्मूला होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। यहाँ लिखेंगे यह समतल का अंताखंड रूपी समीकरण है। क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं अगला। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समतल का लंब रूपी समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ लिखेंगे यदि मूल बिंदु O से किसी समतल पर डाले गए लंब की लंबाई p है। ठीक है, कोई मूल बिंदु O है, वहाँ से किसी प्लेन पर इन समतल पर डाले गए लंब की लंबाई है वो p है तथा इसकी दिक्कोज्याएँ L, M और N हो, तो समतल का समीकरण क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, Lx प्लस My प्लस NZ इक्वल P। और ये हम जानते हैं कि यहाँ पे बोला भी है कि दिक्कोज्याएँ L, M और N हो, तो L का फॉर्मूला कॉस अल्फ़ा, M का कॉस बीटा, N का कॉस गामा होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो L की वैल्यू यहाँ पे लग जाएगी कॉस अल्फ़ा, यहाँ M की वैल्यू लग जाएगी कॉस बीटा, यहाँ N की वैल्यू लग जाएगी कॉस गामा। तो x कॉस अल्फ़ा प्लस y कॉस बीटा प्लस z कॉस गामा इक्वल P। ये रिलेशन भी है और ये रिलेशन भी लगा सकते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद कह रहे हैं दो समतलों के परिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, दो समतलों के परिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। तो वो दो समतल कौन से होंगे। हमने मान लिया पहला समतल होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। दूसरा समतल हमने मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। ये दो इक्वेशन मान ली हमने। तो समतलों की परिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण जो होता है वो ये होता है कि पहले समतल को यानी पहले प्लेन को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं प्लस लैम्डा और उसके बाद इनटू में सेकंड वाला दूसरा वाला प्लेन का इक्वेशन बराबर में 0। फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व कैसे करेंगे ये बात हम करेंगे जब हम समतल पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे कि समतल की किसी बिंदु से दूरी निकालना। समतल की किसी बिंदु से दूरी क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। लिखेंगे माना समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 की बिंदु x1 y1 z1 से दूरी p है। ये हमसे कह रहे हैं कि किसी समतल की किसी बिंदु से दूरी निकालना हो
तो फॉर्मूला होता है समतल की बिंदु x1 y1 z1 से दूरी p हो तो p बराबर, पहले हम वो समतल लिख लेते हैं और बटे में उस समतल के जो कोफिशिएंट होते हैं यानी जो दिक् अनुपात होते हैं ए बी सी, इनका वर्ग करके जोड़ देते हैं और उस प्लेन में एक्स वाई जेड की जगह पे हम वो बिंदु लगा देते हैं जो बिंदु हमें दिए गए होते हैं। यहाँ हमने x1 y1 z1 माने हैं तो x की जगह पे x1, y की जगह पे y1 और z की जगह पे z1 आ गया। ठीक है, हमको जो बिंदु दिया जाएगा वो हम यहाँ पे लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। आगे बात समझ में? तो अब लिखेंगे, अगला देखेंगे, दो समांतर समतलों के बीच की दूरी। कोई पैरेलल प्लेन्स हैं दो, उन दोनों समांतर समतलों के बीच की हमको दूरी निकालनी है। तो हम लिखेंगे माना दो समांतर समतल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d1 बराबर 0, दूसरा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d2 बराबर 0। ये समांतर समतल हैं तो इसलिए इनका ये वाली इतनी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, यानी कि सवाल जब हमको दिया जाएगा तो इनका इतना पोर्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, नहीं होगा तो वो किसी न किसी तरह से कैलकुलेट होने के बाद बन जाएगा। इक्वल 0 है, इन दोनों समतलों के बीच की दूरी p है तो p बराबर मॉड में d1 माइनस d2। ठीक है, मॉड का मतलब है कि वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, हम बड़ी में से छोटी वैल्यू को घटा देंगे। ठीक है, तो माइनस आए चाहे प्लस आए वैल्यू हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। d1 माइनस d2 बटे में अंडर रूट ये ए बी और सी का कोफिशिएंट, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। आगे बात समझ में? ठीक है, ठीक है, अब बस 2 पॉइंट और बचे हैं। पहला है कि दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करना। दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करना, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। हमें दो समतल दिए गए हैं तो उन दोनों के बीच का कोण क्या होगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो दो समतलों के बीच के समीकरण क्या होते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। दोनों हमने समीकरण लिख लिए। इसके बाद cos थीटा बराबर लिखेंगे a1 a2 का गुणा प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और बटे में अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, सिमिलरली a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो हमने देखा कि ये हमारा वही पुराना फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो दिए गए हैं वो रेखाओं के दिक् अनुपात ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेखा के जैसे समतल की बात हो रही है तो दोनों समतलों के दिक् अनुपात हैं ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो इनकी मदद से हम यही फॉर्मूला लगा करके उन दोनों समतलों के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और रिलेशन भी वही होगा सेम पिछले जो चैप्टर की तरह कि यदि दोनों समतल परस्पर लंबवत हों, यदि दोनों समतल परस्पर लंबवत हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों समतल परस्पर समांतर कब होंगे? जब a1 अपॉन a2 b1 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 हो। ठीक है, तो वही पुराना रिलेशन है। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखेंगे कि हाँ, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? बीच का कोण निकालना सीख रहे हैं, दो समतलों के बीच का कोण। तो हमारा पहला रिलेशन कब आया? दो समतलों के समीकरण हमने लिए थे, ये हमने कब बात की? जब हमें दिक् अनुपात दिए गए हों। ठीक है, दिक् अनुपात के रूप में दिया गया हो। अगर यही समतल हमें एक दूसरे रूप में दिए जाएं, लंब रूप में दिए जाएं, तो लिखेंगे यदि समतलों के समीकरण लंब रूपी हों तो इक्वेशंस होंगी a1 b1 c1 की जगह क्या हो जाएगा? l1x प्लस m1y प्लस n1z बराबर p1। दूसरा l2x प्लस m2y प्लस n2z बराबर p2। तो बीच का कोण हो जाएगा cos थीटा बराबर l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2। अब बात करेंगे यदि दोनों समतल परस्पर लंबवत हैं तो
L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। दिक् अनुपात की जगह पे बस दिक् कोज्याएँ आ जाएंगी। दूसरा है, यदि दोनों समतल परस्पर समांतर हों तो L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल N1 अपॉन N2। ठीक है, तो समतल कैसे होंगे? परस्पर समांतर होंगे। यानी लंबवत की अगर हमें बात करनी होगी तो ये रिलेशन, और समांतर की बात करनी होगी तो ये रिलेशन। लेकिन कब? जब हमको समतल के समीकरण लंब रूप में दिए गए हों, यानी यहाँ पर दिक् अनुपात की जगह दिक् कोज्याएँ हों। ठीक है, और अगर दिक् कोज्याओं के रूप में दिए गए हैं तो दोनों ये रिलेशन। ठीक है, कह रहे हैं बिंदु 3 - 2 से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करो। है ना? तो सबसे पहले हम बिंदु लिख लेंगे 3 - 2 - 2 और इसे हम लिख लेते हैं x1 y1 z1। अब वो ये कह रहा है कि बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। तो हमने अभी पढ़ा था कि कोई बिंदु है x1 y1 और z1। इस बिंदु से जाने वाले या होकर गुजरने वाले, कुछ भी लिख सकते हैं, समतल का समीकरण। समतल का समीकरण क्या होता है? a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल 0। अब यहाँ हम वैल्यू लगा देंगे। a x माइनस x1 की जगह पे हो जाएगा 3 प्लस b y माइनस y1 की जगह पे हो जाएगा माइनस का 2, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस का 2। ऐसे ही c z माइनस z1 की जगह पे हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 0। क्लियर हो गई बात? अगला सवाल देखते हैं। तो हम यहाँ पर पहले तीनों पॉइंट लिख लेते हैं 2, 1, 0 और ये दूसरा है 3 - 2 - 2, तीसरा है 3, 1, 7। सबका नाम लिख देते हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। ठीक है, तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अभी हमने पढ़ा था कि तीन बिंदुओं से होकर गुजरने वाले या तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण x माइनस x1। याद करने का तरीका सिंपल है, पहले लिखते हैं x माइनस x1, फिर x2 माइनस x1 और x3 माइनस का x1। ऐसे ही y माइनस y1, y2 माइनस y1 और y3 माइनस y1। ऐसे ही z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस का z1 इक्वल होता है 0 के। आगे बात समझ में? अब हमें x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 की वैल्यू लगानी है। तो x माइनस x1 का वैल्यू 2 और x2 का वैल्यू है 3 और x1 का वैल्यू 2
और यहाँ पे x3 का वैल्यू हो जाएगा 3 और x1 का वैल्यू 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ वैल्यू लगाएंगे बाई माइनस बाई वन बाई टू माइनस बाई वन बाई थ्री माइनस का बाई वन। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे z माइनस z1 का वैल्यू 0, z2 का वैल्यू -2 और z1 का वैल्यू 0, z3 का वैल्यू 7 और z1 का वैल्यू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन हो जाएगा x माइनस का 2, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ये बाई -1, यहाँ माइनस का 3, यहाँ पे 0, यहाँ z, यहाँ -2 और यहाँ पे 7। ठीक है, तो अब हमको इसे कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसे। तो कहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था? हमारा डिटर्मिनेंट एंड सारणिक हमको मिल गया था x-2, यहाँ बाई -1, ये माइनस का 3, 0, ये z, ये माइनस का 2, ये 7। ठीक है, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा x-2 ब्रैकेट में आएगा माइनस के 21 माइनस प्लस 0, बीच में माइनस का बाई -1, ब्रैकेट में 7 प्लस का 2 प्लस z, यहाँ पे हो जाएगा ये 0 प्लस का 3 बराबर 0। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 21 और ये x-2, यहाँ हो जाएगा 7 और 2 9 बाई -1, यहाँ पे हो जाएगा 3z। कैलकुलेट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, माइनस का 21x प्लस के 42 माइनस के 9y और प्लस के 9, 3z बराबर 0। तो माइनस का 21x माइनस का 9y और प्लस 3z, ये 42 और 9 को हम ऐड कर देंगे तो प्लस का 51। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7x और ये प्लस का 3y, ये माइनस का z और ये माइनस का 17। आगे बात समझ में? तो ये माइनस का 3 पहुँच जाएगा 0 में, यहाँ बचेगा 7x प्लस का 3y माइनस का z माइनस के 17 बराबर 0। तो ये हमारा आ जाएगा 3 बिंदुओं से गुजरने वाला समतल का समीकरण। अब उसने हमसे बोला है कि दिक् अनुपात भी ज्ञात करो, तो दिक् अनुपात दिक् कोज्याएँ ज्ञात करो। दिक् कोज्याएँ ज्ञात करने के लिए इसकी तुलना करेंगे पहले समतल के समीकरण से, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। तो यहाँ से हमको केवल दिक् अनुपात चाहिए और जो दिक् अनुपात मिलेंगे वो a बराबर हो जाएगा 7, b बराबर हो जाएगा 3 और c बराबर हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, d की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दिक् कोज्याएँ हम जानते हैं क्या होती हैं। पहले हम यहाँ से √a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो √59 आ गया ये। तो दिक् कोज्याएँ अब क्या निकलेंगी? L बराबर हो जाएगा a अपॉन यानी 7 अपॉन √59। ऐसे ही b बराबर m बराबर, यहाँ b की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन √59 और n बराबर हो जाएगा, c की वैल्यू है -1 अपॉन √59। ठीक है, तो ये हो गया 7 अपॉन √59, 3 अपॉन √59 माइनस का 1 अपॉन √59। तो कुल मिला के हमारा ये आंसर आ गया।
हमने 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण भी निकाला और उससे हमने कंपैरिजन करके दिक् को ज्या भी निकाली। ठीक है, तो ये हमारा पहला लेक्चर समाप्त हो गया। समतल के ऊपर हम अगला क्लास पढ़ेंगे और उसमें कुछ इसके जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है।